बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो एक ऐसी पोस्ट है जो इस हुकूमत और ताकतवर लोगों के गले की हड्डी बनी हुई है, जो ना तो उनको उगलने देती है और ना ही निगलने देती है। सदर आरिफ अलवी ने आज मौजूदा हुकूमत को जो नए साल की मुबारकबाद दी है और साथ ही साल के पहले दिन हुकूमत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी दिया है, क्योंकि कल जो हुकूमत ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा कारनामा किया था इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को रुकवा कर, और उसके अंदर जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर गेम की थी और अपना मौक़िफ़ ये रखा था कि हमने जो कानून साजी की है वो ये है कि हमने यूनियन कौंसल की तादाद को 101 से बढ़ाकर 125 कर दी है, तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और कोई भी कानून उस वक्त तक पास नहीं होता जब तक सदर के दस्तखत ना हो, और अगर सदर पाकिस्तान कानून पास होने के बाद अपने दस्तखत कर देते हैं तब वो मुकम्मल तौर पर कानून का हिस्सा बन जाता है और उस कानून को फिर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वैसे भी सदर के पास इख्तियार भी है कि अगर कोई कानून सदर के पास जाता है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस भी भेज सकते हैं, और हुकूमत ने सारी गड़बड़ यहीं पे की थी। उन्होंने जल्दबाजी के अंदर इस कानून को पास करवाया और सदर पाकिस्तान के मंजूर किए बगैर कानून को इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। तो इससे हुआ क्या? अदालत ने फ़ैसला दे दिया और अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाए बल्कि इलेक्शन वाले दिन ही गायब हो गए। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत जमा करवा दी, तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। और इस सारी सूरत हाल के बाद आज सदर आरिफ अलवी ने जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की है वो ये है कि आप ये समझ लें कि ये हुकूमत अब शिकंजे के अंदर फंस चुकी है। आज सदर आरिफ अलवी ने वो बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया, और ऑफिशियली तौर पर सदर आरिफ अलवी के दफ्तर से एक अलामिया भी जारी हुआ है, और साथ उन्होंने अपने ट्विटर से भी एक बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सदर पाकिस्तान ने बताया है कि आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत इस्लामाबाद टेरिटरी की लोकल गवर्नमेंट के तरमीमी बिल 2022 को बगैर दस्तखत के वापस कर दिया है, और ये कहकर वापस किया गया है कि इससे बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर होगी, और वफाकी हुकूमत की जल्दी में उठाए गए इक़दाम के नतीजे में 2 बार पहले से ताख़ीर हो चुकी है, जो कि जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं है। अब कल वैसे भी मंडे है, कल तो इस केस की समाअत मुकर्रर भी नहीं है, पर अपकमिंग डेज़ के अंदर जब भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो अदालत पूछेगी कि क्या सदर ने इस बिल के ऊपर दस्तखत किए थे, तो हुकूमत कहेगी कि नहीं, सदर ने तो इस बिल को दस्तखत किए बगैर ही वापस कर दिया है। तो ये लोग आपको कहाँ पर खड़े नज़र आएंगे? तो इस बात का तो साफ साफ मतलब है कि इन लोगों ने तौहीन अदालत की है, और इसके अंदर जो बंदा सबसे पहले फंसेगा वो होगा इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, क्योंकि अदालत ने तो इलेक्शन कमीशन को ही कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन वाले दिन सिकंदर सुल्तान राजा अपनी पूरी टीम के साथ गायब हो गया था और अदालत के हुक्म को हवा में उड़ा दिया था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सदर आरिफ अलवी ने बड़े मौके के ऊपर चौका मारा है और इन सब को पिछली सफ़ों के अंदर धकेल दिया है। और दूसरी तरफ साल के पहले ही दिन इस्टेब्लिशमेंट बहुत मुश्किल के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि न्यूट्रल रहने वाली बातें सिर्फ एक सियासी बयान था, पर हकीकत के अंदर फ़िलहाल कुछ भी न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो जरदारी डॉक्ट्राइन चल रही है वो बगैर किसी सपोर्ट के तो नहीं चल रही, और इसी हवाले से आज असद उमर ने हलीम आदिल शेख के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये बात तो दुरुस्त है कि जनरल आसिम मुनीर के अभी इब्तदाई दिन है, और ये कहना मुश्किल है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी अभी बदल रही है या वही चल रही है। पर दूसरी तरफ जो कराची में MQM के धड़ों को आपस में मिलाया जा रहा है वो खुद से नहीं मिल रहे, उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। और आज इमरान खान ने भी ये बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक आदमी के कहने पे चल रही है, और वो है जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा एहतसाब नहीं चाहते थे, इसी वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए थे। वो मेरे मुंह के ऊपर मीठे बन जाते थे और बाद में मेरी कमर के अंदर छुरा घोंप देते थे। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हमारे 3 से 4 MPs को एतमाद के वोट के हवाले से न्यूट्रल रहने का बोल रही है, और उनसे वोटिंग वाले दिन गैर हाजिर होने का भी कहा जा रहा है। पर यह तो थी तहरीक इंसाफ की बातें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान तो है ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो तो ऐसा बोलेगा ही। पर जो दूसरी तरफ कराची के जमातुल इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहिब हैं, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है तो MQM के लोगों को आपस में कौन मिला रहा है? ये सब इतनी आसानी से होना तो नामुमकिन है। जो लोग कल तक एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते थे वो आज इकट्ठे होकर एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, और इन सबको इकट्ठा करने के पीछे किसी न किसी का तो हाथ ज़रूर है।
اور جو دوسرا شک جو پیدا ہوا ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ کبھی کبھی ہماری سمارٹ موو ہی اگلے بندے کو بتا دیتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کامران ٹیسوری کس کے نمائندے ہیں اور کس کے کہنے پر ان کو گورنر سندھ لگایا گیا ہے، اور جو سب سے بڑی چیز فیصل واڈا کس کے نمائندے ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور فیصل واڈا نے کس کے کہنے پر عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی اور کس کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ان کو لانچ کیا گیا تھا یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اور اس سب کے اندر جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کامران ٹیسوری فیصل واڈا کو ایم کیو ایم کے اندر شمولیت اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس بار بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیس گراؤنڈ ہے وہ ایم کیو ایم ہی لگ رہا ہے۔ اور ان کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور ان کی 2/3 اکثریت کو زمین بوس کر دیا جائے، کیونکہ طاقتور لوگوں سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ عمران خان عوام کے اندر اتنا مقبول کیسے ہو گیا ہے، اور اب یہ اسی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں تاکہ عمران خان کا کوئی توڑ نکل سکے۔ اور جو اس امپورٹڈ حکومت نے دوسری طرف معیشت کا برا حال کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج وزارت خزانہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال یعنی 2023 کے اندر شرح سود 21% سے 25% کے درمیان ہی رہے گی، یعنی آنے والے دنوں میں بھی مہنگائی کے اندر کوئی بھی کمی کا امکان موجود نہیں ہے۔ مہنگائی کے اندر اضافہ تو ضرور ہو سکتا ہے پر کسی قسم کی بھی کمی نظر نہیں آ رہی، اور ساتھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ معیشت کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان سب کو اکٹھا کر کے جیلوں میں بند کیا جائے گا۔ اگر ایسا کرنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جاتا ہے تو بالکل ہم سب کو اکٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دینا چاہیے۔ شاید ایسا کرنے سے پاکستان میں خوشحالی آ جائے اور پاکستان میں مہنگائی میں بھی کمی آ جائے۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔